नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। लेकर हाजिर हैं ये ताज़ा तरीन बुलेटिन, जहां आपके लिए ढेर सारी खबरें, आफ्टर मार्केट क्लोज क्या क्या हुआ बाजार के बाद, बंद होने के बाद, और कमोडिटी का हाल आप सुन चुके हैं। लेकिन अब बाकी देश दुनिया की खबरों की बारी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। दिन के निचले स्तरों से बाजार में रिकवरी, लेकिन बाजार फ्लैट बंद। मेटल शेयरों में तेजी, लेकिन मिड कैप आज भी करीब 200 पॉइंट गिरा। चुनावी चंदे के मामले में एसबीआई को आज फिर सुप्रीम कोर्ट से फटकार। 21 मार्च तक बॉन्ड से जुड़ी सभी जानकारी चुनाव आयोग को सौंपने का आदेश। कहा, बॉन्ड नंबर देने में सिलेक्टिव नहीं हो सकता बैंक। मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। राहुल गांधी के शक्ति वाले बयान पर पीएम मोदी का करारा प्रहार। बोले, राहुल की चुनौती स्वीकार, लेकिन शक्ति का अपमान नहीं है बर्दाश्त। भाजपा के मैनिफेस्टो में दिख सकता है विकसित भारत का रोड मैप। किसानों के खास ऐलान संभव। रेलवे, रोड, शिपिंग जैसे सेक्टर्स पर बड़ा फोकस। सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। सत्येंद्र जैन को सुप्रीम झटका। आज ही सरेंडर करके जाना होगा जेल। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की जमानत अर्जी। केजरीवाल ने जल बोर्ड मामले में ईडी के समन को बताया गैरकानूनी। और चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने किया प्रशासन में बड़ा फेरबदल। पश्चिम बंगाल के डीजीपी, 6 राज्यों के मुख्य सचिवों को हटाने का दिया आदेश। चलिए तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे चुनावी खबरों के साथ, चुनावी महासंग्राम के साथ, क्योंकि देश में चुनावी तारीखों का हो गया है ऐलान। इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को 21 मार्च तक पूरा डेटा चुनाव आयोग को सौंपने के निर्देश दिए हैं। एसबीआई को एक हलफनामा भी देना होगा कि उसने कोई भी जानकारी नहीं छुपाई है। चीफ जस्टिस ने कहा है कि डेटा देने को लेकर कोई संशय की स्थिति नहीं होनी चाहिए। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि एसबीआई को बॉन्ड के पूरे विवरण का खुलासा करना जरूरी है। There is no manner of doubt that SBI is required to make a complete disclosure of all details in its possession. This would clarify, would comprehend the alphanumeric number of and the serial number, if any, of the bonds which were purchased and redeemed. इस पर और ज्यादा बातचीत करते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता असीम मनचंदा। तो असीम, इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को फिर से निर्देश दिए हैं। कहा है कोई जानकारी आप अपने तक नहीं रख सकते, सब कुछ बताना होगा। डिटेल में बताइए हमको सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा हुआ डाटा सौंपने के निर्देश दिए थे। जब ये डाटा पब्लिश हुआ तब पाया कि एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के नंबर नहीं दिए। इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को नोटिस जारी किया था। आज जब इस मामले की सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से कहा कि एसबीआई से पूछा कि आपने ये डाटा क्यों नहीं दिया, आप डाटा को लेकर के सिलेक्टिव नहीं हो सकते हैं, ये डाटा सौंपना आपकी जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को गुरुवार शाम 5 बजे तक इलेक्टोरल बॉन्ड का सारा डाटा इलेक्शन कमीशन को सौंपने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई की चेयरमैन को कहा है कि आपको एक एफिडेविट देना पड़ेगा कि आपने किसी भी तरह की जानकारी नहीं छुपाई है। इसके साथ साथ जो इलेक्शन कमीशन है वो इस डाटा को पब्लिश करेगा। इसके साथ साथ जो सीआई और एसोचैम के चैम्बर्स हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की। तो उन्होंने कहा था कि अगर इलेक्टोरल बॉन्ड का डाटा सीरियल नंबर दिए जाते हैं तो इससे विच हंटिंग का खतरा हो सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई करने से साफ इनकार कर दिया। जी शुक्रिया असीम इस अपडेट के लिए। इधर चुनाव आयोग ने 6 राज्यों के गृह सचिवों को हटाने के निर्देश दिए हैं। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयोग ने बड़ा एक्शन लिया है। गुजरात, यूपी, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के गृह सचिवों को हटा दिया गया है। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल के पुलिस प्रमुख यानी डीजीपी को भी हटाने के आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा बीएमसी कमिश्नर इकबाल सिंह चहल को हटाने का भी आदेश जारी किया गया है। इकबाल सिंह चहल के साथ ही अतिरिक्त आयुक्त और उपायुक्त को भी हटा देने की बात है। मिजोरम और हिमाचल प्रदेश के जीएडी सचिव को भी हटाने के आदेश दिए गए हैं।
राहुल गांधी के शक्ति वाले बयान पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। कल राहुल गांधी ने मुंबई में इंडिया गठबंधन की रैली में कहा था कि हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है, हम इस शक्ति से लड़ रहे हैं। इसे लेकर आज तेलंगाना की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन पर करारा प्रहार कर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो शक्ति को खत्म करने की इंडिया गठबंधन की चुनौती को स्वीकार करते हैं। उन्होंने रैली में आई महिलाओं को शक्ति स्वरूपा कहकर उनका आशीर्वाद मांगा और कहा कि 4 जून को फैसला हो जाएगा कि जनता शक्ति का विनाश चाहने वालों को जिताएगी या फिर शक्ति को पूजने वालों को। मैं भारत मां का पुजारी हूं। मैं आप शक्ति स्वरूपा सब माता बहन बेटियों का भी पुजारी हूं। और जिन्होंने कल शिवाजी पार्क में इंडियन अलायंस ने अपना घोषणा पत्र शक्ति को खत्म करने के लिए किया है, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। उन्होंने कहा है कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। मेरे लिए हर मां शक्ति का रूप है। एक तरफ शक्ति के विनाश के लोग करने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ शक्ति की पूजा करने वाले लोग हैं। मुकाबला 4 जून को हो जाएगा। कौन शक्ति का विनाश कर सकता है और कौन शक्ति के आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है, इसका मुकाबला 4 जून को हो जाएगा। दरअसल कल मुंबई में हुई इंडिया गठबंधन की रैली में राहुल गांधी ने बीजेपी और पीएम मोदी पर शक्ति शब्द का इस्तेमाल करके हमला बोला था। राहुल ने हिंदू धर्म से जुड़े शक्ति शब्द का हवाला देते हुए कहा कि वो शक्ति से लड़ रहे हैं और उन्होंने बीजेपी पर शक्ति का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है, हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। अब सवाल उठता है वो शक्ति क्या है? जैसे किसी ने यहां कहा राजा की आत्मा ईवीएम में है। सही है, सही है। राजा की आत्मा ईवीएम में है। हिंदुस्तान की हर संस्था में है, ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। राहुल गांधी के शक्ति वाले बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सफाई दी है। खड़गे ने कहा है कि राहुल गांधी ने जिस शक्ति की बात की वो शक्ति मोदी जी हमें कुचलने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जो शक्ति राहुल जी ने बताया, मैं तो खुलकर बताऊंगा, ये जो शक्ति कहने की शब्द है, मोदी जी के पास आरएसएस की शक्ति, आरएसएस की आइडियोलॉजी, मनुवाद, ये उनकी शक्ति है। इस शक्ति से, इस विचारधारा से हमको कुचलना चाहते हैं। तो लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सियासी घमासान बढ़ गया है। एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन में कौन कितने पानी में है, आज चुनाव अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। चुनाव अड्डा महासंग्राम। कुछ और राजनीति से जुड़ी खबरें। कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ने राहुल गांधी के रोने वाले बयान को राजनीतिक बयान करार दिया है। उन्होंने कहा कि ना ही वो कभी दिल्ली में सोनिया गांधी से मिले थे और ना ही कभी उनके सामने रोए थे। उन्होंने कहा कि राहुल के बयान में कोई सच्चाई नहीं है। ये बात भी झूठ है, मैं सोनिया गांधी से मिला ही नहीं हूँ। पहली बात, मैंने जाके सोनिया गांधी जी से मिलना और उनसे कुछ बातें कहना, मेरे इमोशंस वहाँ व्यक्त करना, ये बातों में तथ्य नहीं है। मैंने सोनिया गांधी से कभी भी दिल्ली में मुलाकात नहीं की थी, ये मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहूँगा।
तो कल की बात है, ये पॉलिटिकल है, इलेक्शन के हिसाब से किया गया विधान है, बेबुनियाद है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में विकसित भारत का रोड मैप दिख सकता है। इन दिनों सारी नजरें बीजेपी के मैनिफेस्टो पर टिकी हुई हैं। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक मैनिफेस्टो में किसानों के लिए खास ऐलान हो सकते हैं। क्या कुछ हो सकता है इस मैनिफेस्टो में, पूरी जानकारी के लिए अब हम चलेंगे अपने सहयोगी लक्ष्मण रॉय के पास, जो एक्सक्लूसिव खबर लेकर आए हैं। तो लक्ष्मण, बताइए, विकसित भारत रोड मैप पर क्या एक्सक्लूसिव डिटेल है आपके पास? बीजेपी के जो मैनिफेस्टो तैयार हो रहा है उसमें क्या कुछ हो सकता है? देखिए, अब तक जो संकेत मिल रहे हैं उसके मुताबिक इस मैनिफेस्टो में एक मुद्दा जिस पर सबसे ज़्यादा फोकस रहने वाला है वो हो सकता है आपको विकसित भारत का। 2047 तक विकसित भारत का जो संकल्प है भाजपा का, वो किस तरह से आगे बढ़ाएगी और वापस सत्ता में आती है तो इसके लिए क्या क्या कदम उठाए जाएंगे, इसकी पूरी डिटेल आपको मैनिफेस्टो में देखने को मिल सकता है। और इसी डिटेल में एक बात जिस पर काफ़ी फोकस हो सकता है वो है गरीबी हटाने को लेकर के। समयबद्ध तरीके से तय समय सीमा में पूरे देश से गरीबी हटा दी जाएगी, इसका भी ऐलान या फिर इसका भी वादा आपको मैनिफेस्टो में देखने को मिल सकता है। दूसरी बात, जो किसान आंदोलन चल रहा है उसका असर आपको मैनिफेस्टो में आपको देखने को मिल सकता है और इसके लिए 2-3 विकल्प हैं जिसके कुछ ऐलान हो भी सकते हैं। मिसाल के तौर पर कुछ चुनिंदा फसलों के लिए, दलहन जैसे फसलों के लिए MSP की तय समय सीमा तक गारंटी दे दी जाए, इसका ऐलान हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं कि जो किसान मांग कर रहे हैं हूबहू उसी को मान लिया जाए, लेकिन उसकी तरफ बढ़ता हुआ कदम आपको देख सकता है ताकि जो किसानों को तेवर है वो थोड़े शांत हो सके। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत रकम बढ़ाई जाए, इसका भी ऐलान हो सकता है। महिलाओं के लिए 12,000 किया जाए या फिर सभी किसानों के लिए 6,000 से बढ़ा के 8,000 9,000 कर दिया जाए। इस तरह के कुछ वादे आपको देखने को मिल सकते हैं। तीसरा, जिस मुद्दे पर विपक्ष लगातार सरकार को घेरती रही है उस मुद्दे को काफ़ी प्रमुखता से मैनिफेस्टो में जगह दी जा सकती है, वह है रोजगार को लेकर के। कितने रोजगार अगले 5 साल में भाजपा बनाएगी, पैदा करेगी, कितने लोग को रोजगार देगी, इसका एक टारगेट देते हुए डिटेल काफ़ी प्रभावशाली तरीके से इस मुद्दे को रखते हुए दिखेगी। इसमें नई पेंशन स्कीम में गारंटीड रिटर्न जैसे वादे भी किए जा सकते हैं। इन सब के अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर, नए बुलेट ट्रेन, नए वंदे भारत, नए पोर्ट खोला जाना, हाईवे को बढ़ाया जाना, इस तरह के जिक्र होंगे। और सोशल सेक्टर भी एक की फोकस एरिया होगा जिसमें शिक्षा और हेल्थ सेक्टर पर खास फोकस हो सकता है। हालांकि बता दूं कि अभी लोगों से सलाह मशविरा किया जा रहा है, नमो ऐप पे लोगों से सुझाव मांगे गए हैं, मोदी को चुनते हैं, इस स्लोगन के साथ मैनिफेस्टो जुड़े सुझाव मांगे जा रहे हैं। इन सुझाव आने के बाद इसको अंतिम रूप दिया जाएगा और अगले महीने पहले हफ्ते में मैनिफेस्टो जारी होने की संभावना है। जी लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। अब बात कर लेते हैं बाजार की। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिला। निफ्टी और निफ्टी बैंक की आज फ्लैट क्लोजिंग दिखी। सेंसेक्स 105 पॉइंट चढ़कर 72,748 पर, तो निफ्टी 32 पॉइंट चढ़कर 22,056 पर बंद हुआ है। चलिए और डिटेल लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी सुमित मेहरोत्रा। तो सुमित, आज बाजार के हाईलाइट्स क्या रहे? देखिए, आज मार्केट्स में वैसे तो शुरुआत कमजोरी के साथ हुई थी, लेकिन लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी आई, खासतौर से फ्रंटलाइन इंडेक्स में निफ्टी बैंक साथ साथ सेंसेक्स दोनों में रिकवरी थी। लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में रिकवरी के बावजूद भी लाल निशान में ही कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ा। आज कुछ हद तक जो बाइंग थी वो मेटल में थी, ऑटो में थी, एनर्जी शेयरों में खरीदारी देखने को मिली। लेकिन जो सेलिंग थी वो थी FMCG में, IT में आज बैकफुट पे जाते हुए दिखाई पड़े। अदानी समूह के शेयरों में बिकवाली थी, मिड कैप स्मॉल कैप के अंदर बिकवाली थी। तो ओवरऑल जो ब्रॉडर मार्केट्स थे उनका रेशियो आपको दिखेगा तो एडवांसेस साइड पर, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। तो 50-50 के रेशियो के साथ वहाँ पर कामकाज हो रहा था। लेकिन इन टोटल आज मेटल में बाइंग थी या फिर ऑटो में बाइंग थी, फार्मा, इंफ्रा, रियल्टी, यहाँ पर जो है मोरलेस थोड़ा प्रेशर साइड ही देखने को मिला। और IT और FMCG में तो मोरलेस दबाव के साथ ही कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ा। जी ठीक है, पहला दिन था बाजार का। शेयर स्पेसिफिक एक्शन अगर हम पूछें तो क्या रहा? तो शेयर स्पेसिफिक अगर बात की जाए तो आज निफ्टी के टॉप गेनर्स में आपको मेटल दिखाई पड़ेंगे। टाटा स्टील उसमें लीड कर रहा था सबसे ऊपर। इसके अलावा M&M एक अच्छी तेजी में था। JSW स्टील 3% ऊपर था। टाटा मोटर करीब 3% के आसपास एक खरीदारी देखने को मिली। गिरने वाले शेयरों में UPL 2% नीचे रहा, टाटा कंज्यूमर 2% नीचे रहा, इन्फोसिस, TCS में लास्ट आवर में सेल ऑफ आता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप में आज लीड कर रहा था लोधा करीब 8% ऊपर, APL अपोलो 5% ऊपर, पेटीएम और पूना वाला फिनकॉप करीब 2 से लेकर 5% तक की तेजी यहाँ थी। गिरने वाले शेयरों में मिड कैप IT चाहे कोफोर्ड 7% नीचे, न्यूज फ्लोज के बीच में, प्रेस्टीज एस्टेट 4% नीचे, मजगांव डॉक 3.5% नीचे और KPIT टेक 3.5% बिकवाली यहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ी। F&O में लीड कर रहा था टाटा स्टील, JSPL, सेल, तो 3 नाम मेटल साइड से और एक M&M जहाँ पर खरीदारी थी।
गिरने वाले शेयरों में सभी के सभी मेजरली आईटी, कोफोर्ड 7% नीचे, बिरला सॉफ्ट 4% नीचे, परसिस्टेंट 3% नीचे, एमआरएफ हालांकि आज अदरवाइज 3% के आसपास ही बिकवाली के साथ बंद हुआ। तो आज आईटी एफएमसीजी में प्रेशर, लेकिन अच्छी खासी बाइंग आज मेटल में आपको देखने को मिली। जी, बहुत शुक्रिया सुमित इस मार्केट अपडेट के लिए। और इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरें, और अब कुछ और खबरें। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने राष्ट्रपति चुनाव में एक बार फिर जीत हासिल की है। पुतिन को राष्ट्रपति चुनाव में रिकॉर्ड 87% से ज्यादा वोट मिले हैं। पुतिन 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति चुने गए हैं। इसी के साथ उन्होंने पिछले 200 से ज्यादा साल में सबसे लंबे वक्त तक राष्ट्राध्यक्ष रहने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। वहीं पश्चिमी नेताओं ने चुनाव को अवैध बताकर खारिज कर दिया है। उनका आरोप है कि पुतिन ने विरोधियों को कैद कर लिया है और चुनाव नहीं लड़ने दिया। सुस्त जीवन शैली और बैठकर काम करने के चलते अब लोअर बैक पेन जो है वो महामारी की तरह फैल रहा है। कैसे रहें कमर दर्द से सुरक्षित और कैसे करें इलाज, इसी पर आज है कंज्यूमर अड्डा। करेंगे विस्तार से चर्चा 5:57 पर। लोअर बैक पेन जॉब की देन, आज का कंज्यूमर अड्डा। ज्यादातर हमने देखा है कि भारत के राज्य और उद्योगपति निवेश लाने के लिए विकसित देशों में रोड शो करते हैं, लेकिन अब अमेरिका भी भारत में रोड शो कर रहा है। देखिए केतन जोशी की ये रिपोर्ट। मुंबई में अमेरिका के कॉन्सुल जनरल आजकल अहमदाबाद आकर अलग अलग उद्योग संगठनों से मिल रहे हैं। वो चाहते हैं कि गुजरात के उद्योगपति अमेरिका में निवेश करें। कॉन्सुलेट के मुताबिक अमेरिका में पहले से 155 भारतीय कंपनियां हैं, जिनसे 72,000 रोजगार पैदा हुए हैं। रोजगार पैदा करने के लिए छोटी मझोली कंपनियां बड़ा योगदान करती हैं और अमेरिका गुजरात की इन्हीं छोटी कंपनियों को लुभाना चाहता है, जो फार्मा, डायमंड, केमिकल और एजुकेशन जैसे सेक्टर में काम कर रही हैं। And then from Gujarat specifically, I don't have an overall number, but I know that we've seen Gujarati companies doing particularly well in pharmaceuticals and in chemicals. Obviously, there's a large industry connection in diamonds. And then now what we're seeing is a growing connection in the education space. गुजरात के छोटे और मझोले उद्योगों के लिए अमेरिका ने इंसेंटिव्स का भी ऐलान किया है और भारतीय कंपनियां भी इसे पॉजिटिवली देख रही हैं। फ्यूचर में हम वहाँ प्लांट बना सकते हैं। अभी ऑलरेडी हमने वहाँ सब्सिडरी रजिस्टर भी कर ली है, तो अगर हमको हेल्प मिलती है वहाँ की गवर्नमेंट से, इंसेंटिव्स मिलते हैं, तो मेरी जैसी कंपनीज वहाँ बहुत सक्सेसफुल रह सकती है। हम लोग इंजीनियरिंग कंपनी है। हम लोग काफ़ी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों यूएस के साथ होता है। यूएस दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, तो वहाँ पे टेक्नोलॉजी भी एबंडेंटली अवेलेबल है और हमारे जैसे इंडियंस जो ह्यूमन कैपिटल और इंटेलेक्चुअल कैपिटल लेके अमेरिका जाते हैं, तो हमारे लिए काम भी बहुत है। रोजगार निर्माण के लिए भारतीय उद्यमियों पर अमेरिका को भरोसा है और ऐसे निवेश को आकर्षित करने के लिए आने वाले दिनों में अमेरिका के और भी रोड शो देखने को मिलेंगे। दुनिया अमेरिका को भले ही सुपर पावर की निगाह से देख रहा हो, लेकिन उनको भी अन्य देशों के आर्थिक निवेश की जरूरत है और इस मामले में हाल फिलहाल भारत से बड़ा कोई विकल्प हो ही नहीं सकता। केतन जोशी, अहमदाबाद। और इसी के साथ वक्त से आपसे इजाजत लेने का, लेकिन सीएनबीसी आवाज पर आपके लिए खबरें और कार्यक्रम लगातार जारी रहेंगे। आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाकर देख सकते हैं एक से बढ़कर एक्सक्लूसिव खबरें और खास चुनाव कवरेज सिर्फ सीएनबीसी आवाज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। नमस्कार।